Hello everyone, welcome to TechCube Gate Classes Environmental Engineering Series, lecture number 43. हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे स्लज डाइजेशन, मतलब स्लज का डाइजेशन करवाएंगे हम लोग, स्लज को डिकम्पोज करवाएंगे सो दैट अल्टीमेट मेरा इसमें मोटिव ये है कि हम स्लज को डाइजेस्ट करा के डिकम्पोज करा के इनर्ट कर दें। इनर्ट करने का मतलब है कि अभी हमारे स्लज में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है जो कि एक्टिव स्टेट में है। स्लज जो हमें मिलता है वो हम अल्टीमेटली डिस्पोज करते हैं या तो वाटर में या तो लैंड में। तो अगर हम वाटर या लैंड में बिना स्लज को डाइजेस्ट कराए, बिना स्लज को ट्रीट करे अगर डिस्पोज करेंगे तो ये वाटर और लैंड दोनों के हेल्थ को खराब करेगा और अल्टीमेटली ह्यूमन को ही अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्लज का डाइजेशन कराना है। डाइजेशन कहने का मतलब है कि हम स्लज के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको हम ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में उसको लेके आएंगे। ठीक है, डाइजेशन का भी मतलब वही है कि हम लोग किसी के भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ब्रेक डाउन करके, डिकम्पोज करके, डाइजेस्ट करके चेंज कर देते हैं सिंपल फॉर्म में। स्लज का क्या है, स्लज देखो हमें मिलता कहाँ से है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, है ना। वेस्ट वाटर अपना क्या है, सीवेज है। सीवेज में हमें पता है कि इसमें 0.1% सॉलिड है, रेस्ट 99.9% इसमें वाटर है। हमने क्या किया, हमारे वेस्ट वाटर में जो सॉलिड्स है उसको हमने सेटल कराया। सेटल कराने के बाद जो सेटल होके आया, क्योंकि हमने इम्हॉफ टैंक में और सेप्टिक टैंक में देखा था कि इम्हॉफ टैंक में भी जो ऊपर का जो कंपार्टमेंट है उसमें सेटलिंग हो रहा था, सेटलिंग होके वो नीचे आ जा रहा था, तो वहां पे एक स्लज का फॉर्मेशन हो रहा था। स्लज को वही हम लोग उसको डाइजेस्ट करा रहे थे। सेम चीज सेप्टिक टैंक में भी देखा था हमने कि उसके अपर लेयर में सेटलिंग हो रहा है, जो लोअर लेयर है उसमें स्लज का फॉर्मेशन हो रहा है, स्लज का प्रोडक्शन हो रहा है और वहां पे स्लज का डाइजेशन हो रहा है। दोनों में ही डाइजेशन एनारोबिक कंडीशन में हो रहा था। ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो हम क्या कर रहे हैं, स्लज हमें कहाँ से मिल रहा है, स्लज कहाँ से मिल रहा है, सेटलेबल सॉलिड से। जो सॉलिड मेरा सेटल हो गया है उससे मिल रहा है, सेटल्ड सॉलिड से मुझे स्लज मिलता है। अब ये स्लज क्या क्या है, स्लज में, स्लज इज समथिंग विच हैज सॉलिड अमाउंट ऑफ 0.25 to 12%, रेस्ट जो अमाउंट है विच इज 88% to 99.75% जिसमें वाटर है। ठीक है, समझना, सीवेज में कम सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन है, कम सॉलिड का अमाउंट है विच इज 0.1%, रेस्ट अमाउंट उसमें 99.9% सिर्फ वाटर है। इसीलिए हम लोग सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर हम सिर्फ सॉलिड्स को निकाल लेंगे तो वेस्ट वाटर को हम लोग किसी और काम के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली स्लज में क्या है, स्लज में 0.25% to 12% का सॉलिड है, रेस्ट उसमें भी काफी अमाउंट ऑफ वाटर है विच इज 88 to 99.75% ऑफ वाटर। अब देखो हम इसमें इन दोनों ही चीज का यूज कर सकते हैं। अब अगर हमने सही से इस वाटर को ट्रीट कर लिया तो भी हम इसको रीयूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, नॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। बट यहाँ पे जो सॉलिड अवेलेबल है विच इज 0.25 to 12%, इस सॉलिड को अगर हम हिसाब से ट्रीट कर ले तो इसको हम फर्दर फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं। मतलब ट्रीटेड स्लज को हम एज फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। ट्रीटेड स्लज को फेंकने की जरूरत नहीं है, ट्रीटेड स्लज को हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, वो बहुत सही काम करके दे सकते हैं हमें। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको पहले मुझे ट्रीट करना है। ठीक है, एज इट इज हम स्लज को डिस्पोज नहीं करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि अनट्रीटेड स्लज इन्वायरमेंट में ना चला जाए, ना वाटर में जाए ना लैंड में जाए। हम ट्रीट करने के बाद ही उसको कहीं डिस्पोज करेंगे। हम या तो उसको वाटर में डाइल्यूट करवा सकते हैं ट्रीट करने के बाद, या तो हम उसका फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है मुझे, स्लज है। अब ये स्लज प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, देखो आता कहाँ से स्लज, पहले हम वो देख लेते हैं। शुरुआत से चेक करते हैं कि हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में किया क्या, स्लज हमारा बन कहाँ रहा है। ये हमारा पहला ट्रीटमेंट था विच वाज योर स्क्रीन, देन ग्रिड, देन स्किमिंग,
देन इट वाज योर पीएसटी, देन ये आपका या तो एएसपी है या ट्रिकलिंग फिल्टर है, ये आपका एसएसटी है या प्राइमरी क्लैरिफायर, आई कैन से दिस वन, एंड सेकेंडरी क्लैरिफायर फॉर दिस वन। अब देखो यहाँ पे हमने इंटायर ट्रीटमेंट कराया, पहला सेट कराने के लिए जो हमारा यूनिट था दिस वाज योर प्राइमरी क्लैरिफायर। यहाँ पे आके एक बार सेटलमेंट हो रहा है, सेटलिंग हो रहा है। दूसरे बार में हमने क्या किया, एएसपी और ट्रिकलिंग फिल्टर के ट्रीटमेंट के बाद हमने एक और सेकेंडरी क्लैरिफायर लगाया था यहाँ पे। तो सेटलिंग किया, स्लज हमारा क्या है, सेटलेबल सॉलिड्स, तो हमने सेटलिंग कहाँ कहाँ कराया, पीएसटी में कराया, एसएसटी में कराया। तो यहाँ पे जो सेटल्ड हुआ है, जो यहाँ पे सेटल हुआ है, इन दोनों ही यूनिट से मुझे स्लज मिलेगा। ठीक है, इन दोनों ही यूनिट से मुझे स्लज मिलेगा। इन दोनों ही यूनिट से स्लज को कलेक्ट करके हम स्लज ट्रीटमेंट यूनिट में लेके आएंगे। इन दोनों ही यूनिट से हम स्लज को कलेक्ट करके स्लज के ट्रीटमेंट यूनिट में लेके आएंगे। अब इस स्लज के ट्रीटमेंट यूनिट का मोटिव क्या है, स्लज के ट्रीटमेंट यूनिट का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो हम इसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दें या तो हम इसका स्ट्रेंथ रिड्यूस कर दें। तो हम पूरे चैप्टर में, स्लज डाइजेशन के चैप्टर में हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्लज हैं, जो हमारे स्लज अब मुझे कलेक्ट हुए हैं, हम उसका वॉल्यूम रिडक्शन कर दें या स्ट्रेंथ रिडक्शन कर दें। ठीक है, हमने क्या किया, हमने स्लज को कलेक्ट किया प्राइमरी क्लैरिफायर से एंड सेकेंडरी क्लैरिफायर से, दोनों से स्लज को कलेक्ट करके हमने स्लज ट्रीटमेंट यूनिट में लेके आए। इस स्लज ट्रीटमेंट यूनिट में हमने ट्रीट किया स्लज को, वॉल्यूम रिड्यूस किया, स्ट्रेंथ रिड्यूस किया। अब क्या है, हम ये ध्यान रखेंगे कि ये इनर्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर ये इनर्ट में कन्वर्ट हो गया है तो अब ये डिस्पोजल के लिए जा सकता है। वाटर में चाहे तो डाइल्यूट कर ले, और अगर हम लोग इसको एज ए फर्टिलाइजर चाहे तो भी यूज कर सकते हैं। अब देखो हम एक बात समझते हैं, यहाँ पे क्या था, प्राइमरी क्लैरिफायर में एक स्लज मिला है मुझे, सेकेंडरी क्लैरिफायर से एक टाइप ऑफ स्लज मिला है मुझे। इन दोनों की जो स्लज का नेचर है, प्राइमरी क्लैरिफायर में या सेकेंडरी क्लैरिफायर में, इन दोनों में जो स्लज का नेचर है वो सेम नहीं। इस बात को ध्यान रखना है। हम कह रहे हैं कि प्राइमरी क्लैरिफायर एंड सेकेंडरी क्लैरिफायर में जो स्लज मुझे अवेलेबल हुआ है, उन दोनों ही स्लज का जो नेचर है इज नॉट सेम। ठीक है, आई एम सेइंग कि जो प्राइमरी क्लैरिफायर में स्लज है दिस इज बिफोर ट्रीटमेंट, बिफोर ट्रीटमेंट स्लज है ये, एंड जो स्लज मुझे सेकेंडरी क्लैरिफायर में मिला है दैट वन इज आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बिफोर ट्रीटमेंट हमें प्राइमरी क्लैरिफायर में स्लज मिल रहा है, दिस इज अ रॉ स्लज। दिस रॉ स्लज हैज वेरी हाई ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ। सेकेंडरी क्लैरिफायर में जो हमारा स्लज है दैट इज ऑफ वेरी लो ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ। अब समझना, जहाँ पे हम लोग अब तक क्या देख रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो समझो अगर प्राइमरी क्लैरिफायर में बहुत ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ है और अगर हम इसको एरोबिक ट्रीटमेंट देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ है मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, उसको अगर हम एरोबिक कंडीशन में रख देंगे फॉर ट्रीटमेंट तो मतलब माइक्रोब्स जो हमारे पास में अवेलेबल है, जो हमारे पास में बैक्टीरिया अवेलेबल है, उसका ग्रोथ इतने हाई रेट में होगा कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक है, तो ये अनकंट्रोल सिचुएशन हम चाहते नहीं, अनकंट्रोलेबल जो सिचुएशन है वो हम चाहते नहीं। प्लस प्राइमरी क्लैरिफायर में जो स्लज है, अगर हम इसको एनारोबिक कंडीशन में ट्रीटमेंट देंगे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम ट्रीटमेंट देंगे, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाई ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ हम यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ CH4 प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर हमारे पास में हाई अमाउंट ऑफ CH4 प्रोड्यूस करवा पा रहे हैं तो हमारे पास में क्या होगा, एक एनर्जी फ्यूल है हमारे पास, दिस वर्क्स एज अ फ्यूल, राइट।
तो हम H2S भी होगा इसके प्रोडक्ट में, CO2 भी होगा, बट हमारा कॉन्सेंट्रेशन किस में है, CH4 में। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा पास जो प्राइमरी क्लैरिफायर का स्लज है, हम उसको एरोबिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे। एरोबिक ट्रीटमेंट देने से ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, उसमें अगर ऑक्सीजन जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ इतना ज़्यादा होगा कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, फिर उसको अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम स्लज का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसमें फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रीटमेंट देंगे, तो वो डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसलिए बेस्ट सुटेबल प्रोसेस या बेस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट जो हम प्राइमरी क्लैरिफायर को दे सकते हैं हैज टू बी इन एनाएरोबिक कंडीशन। हमारे सेकेंडरी क्लैरिफायर में जो हमारे पास में ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसके लिए जो बेस्ट सूटेबल मेथड होगा दैट विल बी इन एरोबिक कंडीशन। ठीक है, इसे एनारोबिक तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ लो है, मतलब खाना का अमाउंट जो है हमारे बैक्टीरिया के लिए, हमारे बायोमास के लिए कम है, तो उनको सर्वाइव करना वैसे भी मुश्किल होगा। तो हम उसको ईजिली एरोबिक ट्रीटमेंट दे के स्लज का ट्रीटमेंट, हम सेकेंडरी क्लैरिफायर का स्लज का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, करते क्या है हम लोग कि स्लज में, सॉरी वेस्ट वाटर में देखो क्या होता है। वेस्ट वाटर में क्या है कि हमारे पास में यहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में हमारे पास में ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है। ऑर्गेनिक मैटर मेरे कहने का मतलब है कि सॉल्युबल बीओडी अवेलेबल है। अब इस सॉल्युबल बीओडी, मतलब बीओडी क्योंकि हमारा सॉल्युबल फॉर्म में है, तो उसको हमें अलग से ट्रीट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सॉल्युबल जो बीओडी है उसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेते हैं। दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करवाने का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के लिए वही ऑर्गेनिक मैटर फूड है। तो हम वेस्ट वाटर में समहाउ बैक्टीरिया को लेके आते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके आते हैं। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इस बैक्टीरिया को हम वो ऑर्गेनिक मैटर खिलाते हैं इंटेंशनली, ताकि, और उसको हम बेस्ट सूटेबल इन्वायरमेंट भी देते हैं। हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को वो ऑर्गेनिक मैटर खिलाते हैं सो दैट कि जो हमारे पास में सॉल्युबल बीओडी अवेलेबल है वो कंज्यूम हो जाए। अब ये सॉल्युबल बीओडी इज कंज्यूम्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय द बायोमास। अब ये बायोमास जो हमारा कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि हम उसको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, क्योंकि हम उसको फूड भी दे रहे हैं, तो अच्छे अमाउंट में वो इंक्रीज करेंगे, उनका ग्रोथ होगा, फिर वो एंडोजेनस फेज में जाएंगे, फिर उनका सेटलमेंट होगा। तो अल्टीमेटली हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने का हमने प्रोसेस जो यूज़ किया, जो हमने यहाँ पे एक मेथड को यूज़ किया है, वो ये किया कि जो ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा बीओडी जो हमारा सॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल था, उसको हमने कंज्यूम करवा के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंज्यूम करवा के उनको सेटलेबल फॉर्म में ले आया। जितना भी सॉल्युबल था उसको हमने खिला दिया। अब हमारे पास में क्या, कौन बच गया, माइक्रोब्स बच गया, बायोमास बच गया। अब उनको हम इजीली सेटल करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो अब हम उसको सेटल करवा रहे हैं ट्रीटमेंट के बाद, तो हमारे पास में वो एज अ सॉलिड मिल रहा है मुझे, जो कि अल्टीमेटली मेरे स्लज के फॉर्मेशन में मिल रहा है मुझे, जिससे कि अल्टीमेटली मेरा स्लज बन रहा है। ठीक है, तो अब ये प्राइमरी क्लैरिफायर का स्लज है और ये सेकेंडरी क्लैरिफायर का स्लज है। इन दोनों स्लज को हमें ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं। दीज आर द मेथड्स ऑफ स्लज ट्रीटमेंट। स्लज ट्रीटमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वॉल्यूम रिडक्शन एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन। ट्रीटमेंट करने का मेथड क्या है, स्लज थिकनिंग, स्लज डाइजेशन, स्लज कंडीशनिंग एंड स्लज डी वाटरिंग एंड ड्राइंग। इन चारों मेथड से या तो हम स्लज का वॉल्यूम रिड्यूस कर रहे हैं या तो हम स्लज का स्ट्रेंथ रिड्यूस कर रहे हैं। हमारा मोटिव यही है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर है, मेथड्स हमारे पास में ये चार अवेलेबल है। अब इन चार मेथड से डिपेंडिंग अपॉन हमारा रिक्वायरमेंट कैसा है, हम इनमें से चाहे तो चारों को यूज़ कर सकते हैं या तो फिर किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं। जितने से जिस मेथड से हमारा स्लज का जो कैटेगरी है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट नहीं देंगे। दिस इज एज पर आवर रिक्वायरमेंट कि हम कौन सा इसमें से मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो पहला मेथड पढ़ते हैं। पहला मेथड इज स्लज थिकनिंग।
स्लज थिकनिंग दो मेथड से किया जाता है, ग्रेविटी थिकनिंग एंड एयर फ्लोटेशन। अब समझना ग्रेविटी थिकनिंग क्या है। पहले समझो थिकनिंग क्या है। देखो थिकनिंग में क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास में स्लज में क्या है, 2.25% टू 12% सॉलिड है, रेस्ट इज योर वाटर। तो अगर हम इतना वाटर जो अवेलेबल है हमारे स्लज में, अगर हम उस वाटर को हटा लें, वाटर को रिमूव करा लें, वाटर को समहाउ स्लज से अगर निकाल पाए, तो क्या मेरा ये वाटर हट जाने से वॉल्यूम का रिडक्शन होगा? वॉल्यूम का रिडक्शन करने से क्या होगा, हमारे पास जो स्लज का एक्यूमुलेशन है वो बढ़ेगा। वॉल्यूम को अगर हम हटा दे रहे हैं, पानी को अगर हम हटा दे रहे हैं स्लज में से, तो मेरा क्या हो रहा है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब स्लज का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है। दैट इज कॉल्ड थिकनिंग। हम स्लज का अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, स्लज का थिकन कर रहे हैं, उसका हम ब्लैंकेट बढ़ा रहे हैं। अब एक बात गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि हम जब भी बात कर रहे हैं कि हम वाटर को रिमूव कर रहे हैं, वाटर को हटा रहे हैं, इसमें ध्यान रखना कि हम सॉलिड के क्वांटिटी को कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। वैसे भी सपोज करो कि किसी चीज़ में हमने वाटर डाला है और सॉलिड डाला है, ठीक है, इसमें सॉलिड है, एक कंटेनर में सॉलिड है और वाटर है। अगर मेरे पास में सॉलिड्स है और वाटर है, अगर वो सॉल्युबल नहीं है, वो अगर सेटलेबल्स है, तो अगर हम वाटर को अगर हम ड्रेन करें भी, तो क्या मेरे सॉलिड के अमाउंट में कोई चेंज आएगा? सॉलिड का अमाउंट विल बी एज इट इज। अगर वो सॉल्युबल नहीं है, अगर वो डिजॉल्व नहीं है, तो सॉलिड का अमाउंट विल बी एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम पानी के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं या पानी के अमाउंट को घटा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी हम स्लज में डी वाटरिंग की बात कर रहे हैं, जब भी हम स्लज में डी वाटरिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ कहीं पे भी हमने सॉलिड के अमाउंट को चेंज नहीं किया है, सिर्फ वाटर का अमाउंट या तो घट रहा है, डी वाटर कर रहे हैं तो, ठीक है। कभी भी उसमें सॉलिड का अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सॉलिड का अमाउंट विल बी एज इट इज। हम सिर्फ वाटर को हटाने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, ग्रेविटी थिकनिंग में हम लोग स्लज को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रखते जाते हैं, एक जगह डिपॉजिट करते जाते हैं स्लज को। डिपॉजिट करने से क्या होगा, हमने कई बार ये सेम चीज़ देखा भी होगा बिना जाने कि वो ग्रेविटी थिकनिंग हो रही है नहीं हो रही है। अगर सेम जगह पे हमने से स्लज को मान लो डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि जो वाटर का अमाउंट है वो ड्रेन हो जाता है, ठीक है। वाटर गेट्स ड्रेन फ्रॉम सब पाइल ऑफ, अगर स्लज बना है तो यहाँ से वाटर का अमाउंट क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, वो ड्रेन हो जाता है। तो यही ग्रेविटी थिकनिंग इसी को कहते हैं कि जब मास इफेक्ट से या वेट इफेक्ट से वाटर जो है, स्लज जो है थिकन हो रहा है और वाटर जो उसमें से हट रहा है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटी थिकनिंग। यहाँ पे हमने अलग से कोई मेथड या अलग से कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, यहाँ पे वेट के एक्शन से ही, मास के एक्शन से ही यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लज की अमाउंट यहाँ पे थिकन होते जा रही है और वाटर क्या हो रहा है, यहाँ से ड्रेन होते जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटी थिकनिंग। एयर फ्लोटेशन में क्या होता है, एयर फ्लोटेशन में क्या होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा एक यूनिट होता है, ऐसा एक यूनिट होता है हमारा, जिसमें कि हम एयर पास कराते हैं नीचे से। यहाँ पे हम एयर पास कराते हैं नीचे से, तो क्या होगा, जो सेटलेबल सॉलिड्स था वो अब नीचे आने के बजाय अब चला जाएगा ऊपर के लेयर में, ठीक है। जो सरफेस वाटर, जो सरफेस लेयर है, जो सरफेस है वाटर का, वो वहां पे चला जाएगा सॉलिड्स, और उसको ऊपर के लेयर से स्क्रैप कर लिया जाता है। मतलब अब यहाँ हम उसको सेटल नहीं होने दे रहे, हम यहाँ पे नीचे से एयर पास करवा रहे हैं, एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एजिटेशन होगा, तो जो सॉलिड्स हमारा नीचे बैठने वाला था वो अब ऊपर फ्लोट कर रहा होगा, तो ऊपर फ्लोट करने की वजह से वहाँ पे सब एक लेयर में जमा हो जाएगा, जिसको कि हम फर्दर स्क्रैप करके निकाल लेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ से हमने एयर दिया है, ठीक है, ये हमारा एयर जा रहा है,
एयर में एयर इंट्रोड्यूस कराने से क्या हो रहा है कि ये सब जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये सॉलिड्स है, तो सॉलिड सस्पेंडेड मोड में है, तो जैसे जैसे एयर जा रहा है वैसे वैसे ही वो अपने रूट लेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाने से यहाँ पे एक लेयर ऑफ स्लज अवेलेबल हो जाएगा, एक लेयर ऑफ स्लज मुझे मिलेगा टॉप सरफेस पे, टॉप सरफेस ऑफ वाटर पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने एक स्कीमर प्रोवाइड किया हुआ है। ये स्कीमर क्या करता है, जो ऊपर की लेयर में सॉलिड्स जमा हो गए हैं उसको वो स्क्रैप कर लेता है, वो कंटिन्यूस मोशन में है, देखो रोटेटिंग है ये। तो जो ऊपर के लेयर में हमारे पास में सॉलिड्स अभी तक डिपॉजिट हुआ है उसको वो स्क्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्क्रैप करा के एक स्लज का जो ब्लैंकेट बनता है उसको इस रूट से निकाल सकते हैं। दिस इज वे फॉर स्लज आउट। यहाँ से हमारा जो वाटर ट्रीट हो जा रहा है, इस वाटर ट्रीटेड वाटर को हम लोग यहाँ से निकाल ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज हाउ योर एयर फ्लोटेशन वर्क्स। ये दोनों ही मेथड ऑफ स्लज थिकनिंग है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी थिकनिंग करा रहे हैं हम। ग्रेविटी थिकनिंग में ध्यान देने वाली बात ये है कि हम इसको सिर्फ SST के लिए यूज नहीं कर सकते। SST का नॉट ओनली फॉर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर SST स्लज अलोन। ठीक है, ग्रेविटी थिकनिंग में, ग्रेविटी थिकनिंग कराने के लिए अगर हम SST स्लज को रखेंगे तो ये ट्रीटेड स्लज है, राइट। एक ट्रीटेड स्लज है, इसमें से वाटर को ड्रेन करना सिर्फ ग्रेविटी थिकनिंग से इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल इसमें से नहीं हो पाता। तो हम लोग अगर SST को ट्रीट करना ही है, SST के स्लज को अगर ट्रीट करना ही है ग्रेविटी थिकनिंग से, तो उसमें हम लोग 60% PST का स्लज मिक्स करेंगे प्लस 40% SST का स्लज मिक्स करेंगे, तो अब हम उसको ग्रेविटी थिकनिंग करा सकते हैं। अब ये यहाँ पे इफेक्टिव होगा, अब ये थिकनिंग यहाँ पे काम करेगा। ध्यान रखना 40% से ज़्यादा SST के स्लज को मिक्स नहीं करते, 60% ऑफ PST के स्लज को मिक्स करेंगे, 40% ऑफ SST के स्लज को मिक्स करेंगे, तो ग्रेविटी थिकनिंग SST के स्लज के लिए काम करेगा। बट अगर सिर्फ SST के स्लज को अगर हम ग्रेविटी थिकनिंग से काम कराना चाहे तो काम नहीं करेगा। ये एक ट्रीटेड स्लज है, SST स्लज जो है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद मिला है। यहाँ से वाटर ड्रेन कराना विथ ओनली ग्रेविटी, विद द हेल्प ऑफ ओनली ग्रेविटी इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, अदरवाइज एक और काम कर सकते हैं, सिर्फ PST के स्लज के लिए PST स्लज कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड बाय only PST sludge can also be treated by only PST sludge can be used for gravity thickening। अगर हम सिर्फ PST के स्लज को ट्रीट कराना चाहे तो वहाँ पे रॉ स्लज है मेरे पास में, वहाँ पे हम ग्रेविटी की हेल्प से इजीली स्लज की थिकनिंग करा सकते हैं। बट SST की में हमारा ट्रीटेड स्लज है, यहाँ से हम ग्रेविटी थिकनिंग से वाटर को ड्रेन नहीं करवा सकते हैं। अगर हमें SST के स्लज को ट्रीट करना ही है ग्रेविटी थिकनिंग से, तो हम उसको PST के स्लज से मिक्स करके करेंगे, जिसमें कि SST का स्लज का अमाउंट विल नॉट बी मोर देन 40% and rest of the amount will be PST sludge. But air flotation can be used for PST as well as SST sludge. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा एक ऑपरेशन है, हम यहाँ पे एयर को पास करवा रहे हैं, मैकेनिकली काम करवा रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दोनों ही स्लज के लिए काम करेगा। बट ग्रेविटी थिकनिंग ध्यान रखना सिर्फ SST स्लज के लिए काम नहीं करता है, सिर्फ PST स्लज के लिए काम करता है। बट अगर SST को मिक्स करके अगर काम कराना है तो वो PST के साथ में ग्रेविटी थिकनिंग काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्लज डाइजेशन। स्लज डाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पहले बात किया अभी कि ये एरोबिक हो सकता है और एनएरोबिक हो सकता है। थोड़ी देर पहले बात किया हमने कि प्राइमरी क्लैरिफायर में जो स्लज है वो रॉ है, उसका हाई ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ है, तो बेस्ट सुटेबल मेथड फॉर प्राइमरी क्लैरिफायर स्लज विल बी एनएरोबिक ट्रीटमेंट।
एंड बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सेकेंडरी क्लैरिफाइड स्लज जिसका कि लो ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ है, तो इसका बेस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट विल बी एरोबिक ट्रीटमेंट। यहाँ पे प्राइमरी क्लैरिफायर में मेरे पास में जो स्लज है उसका हाई ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ है, जिसके वजह से हम गुड अमाउंट ऑफ CH4 को प्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर हम उसको एनारोबिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमारे पास में ये दोनों ही फायदा हो रहा है मुझे एनारोबिक ट्रीटमेंट देने से प्राइमरी क्लैरिफायर में। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्लज कंडीशनिंग। तो स्लज कंडीशनिंग में या तो हीट को यूज़ करके और केमिकल को यूज़ करके हम वाटर के अमाउंट को रिड्यूस कराते हैं। स्लज कंडीशनिंग में either using chemical or by using heat we reduce the water quantity। ठीक है, स्लज dewatering and drying में we used to expose it to the sun, give an exposure to sun for naturally drying। जो रेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर बच जाता है, जो रेस्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बच जाता है, उसके लिए हम इसको एक्सपोजर टू सन करते हैं स्लज को, सो दैट कि उसमें डीवाटरिंग और ड्राइंग हो जाए। ठीक है, These are the methods of your sludge treatment। स्लज ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे वॉल्यूम का रिडक्शन चाहिए या स्ट्रेंथ का रिडक्शन चाहिए। स्लज मुझे मिलता कहाँ से है? प्राइमरी क्लैरिफायर से एंड सेकेंडरी क्लैरिफायर से। दोनों ही स्लज का नेचर डिफरेंट है, तो उनके ट्रीटमेंट में डिफरेंट है, मतलब उनके ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी डिफरेंट है। स्लज में कितने अमाउंट्स ऑफ सॉलिड अवेलेबल है, स्लज में कितने अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, ये ध्यान रखना। ट्रीटमेंट करने के बाद हम स्लज का क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करने के बाद हम वाटर का क्या कर रहे हैं, वो ध्यान रखना। अब देखो, हम एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं स्लज में एंड सॉलिड में। बहुत बातें कर रहे हैं, स्लज है, सॉलिड है, वाटर है। तो स्लज क्या है? स्लज हैज सॉलिड, sludge has water। हम आई वॉन्ट टू राइट दिस वन कि अब स्लज है जो कि एक मिक्स है, उस मिक्स में क्या क्या है, सॉलिड है, वाटर है। सो आई कैन राइट कि 100% ऑफ स्लज विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी S स्लज is equal to, suppose there is P% of water, so P% of water divided by specific gravity of water plus 100 minus P% of water जो है क्या होगा मेरा, सॉलिड होगा। सो S स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। ध्यान रखना, हमने परसेंटेज ऑफ वाटर को P लिखा है, तो हमने सॉलिड का अमाउंट वी आर गेटिंग इज 100 माइनस P। ये उल्टा भी हो सकता है, वी आर अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि 100 बाय S स्लज, तो इफ आई एम सेइंग कि P% उसमें सॉलिड है, तो डिवाइडेड बाय S स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड प्लस 100 माइनस P विल बी नाउ वाटर परसेंटेज। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो स्लज में क्या क्या है, स्लज में क्या क्या है, सॉलिड और वाटर। सॉलिड में क्या क्या हो सकता है, सॉलिड के टाइप में क्या क्या आ सकता है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। इसको आप खुद रिलेट करके देखो कैसे लिखोगे। So I can write this one as 100% of solid will have, if I'm saying percentage of volatile solid divided by specific gravity of volatile plus percentage of non-volatile divided by specific gravity of non-volatile। ठीक है, पहले हमने क्या किया, स्लज को ब्रेक किया सॉलिड में, वाटर में, देन हमने सॉलिड को ब्रेक किया वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल में। अब यहाँ ध्यान रखना कि हमने P% ऑफ वाटर जब लिया है तो 100 माइनस P विल बी योर सॉलिड कंटेंट
अगर हमने P% सॉलिड को लिया है तो 100 माइनस P विल बी योर वाटर कंटेंट। इसको इसी एक्सप्रेशन से कई बुक्स में दिया हुआ है, सो यू कैन चेक, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जब भी हम जिसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम उसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से उसको डिवाइड करें, क्योंकि हमारा रिलेशन कुछ वैसा ही दिखा रहा है।